हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक भारतीय वैदिक ज्योतिष, पंचांग एवं जनपत्रिका निर्माण व उसका विश्लेषण है। इसमें हम आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के गुण बताएंगे तथा साथ में ही लग्न और चंद्र राशियों का विश्लेषण कैसे किया जाता है यह भी सिखाएंगे। ये मेरा भाग 3 है राशियों को लेकर। इसके पहले 2 भाग में हम 6 राशियों तक बता चुके हैं। आज 7वीं, 8वीं और 9वीं राशि है। तो राशि तालिका और उसके गुण क्या होते हैं। राशि तालिका में 12 राशियां बताई जाती हैं। तो राशि तालिका में क्रम से 12 राशियों के गुणों का वर्णन किया जाता है, जैसे कि उनके स्वामी ग्रह, चरणाक्षर, रंग, स्वभाव, तत्व, रत्न, जड़ी बूटियां। राशियों का फलादेश भी राशि व राशि स्वामी ग्रहों के स्वभाव व गुण के अनुसार होते हैं। आकाश में स्थित भचक्र के 360 अंश होते हैं। समस्त भचक्र 12 राशियों में विभक्त है। अतः 360/12 बराबर 30 अंश की एक राशि होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक राशि 2.25 नक्षत्र से बनती है। और हर नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं, तो 2.25 × 4 बराबर 9 नक्षत्र पदों से एक राशि बनती है और यही 30 अंश होते हैं। इसलिए 30/9 करेंगे तो एक नक्षत्र का एक पद का मान 3 20 आएगा। और 4 नक्षत्र अर्थात एक नक्षत्र में 4 नक्षत्र पद होते हैं, तो 13 डिग्री 20 मिनट। तो आप मोटा मोटी यहां समझ गए हैं। एक राशि 30 डिग्री की, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, और नक्षत्र का एक चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण या 4 पद होते हैं, तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का। अब नक्षत्र पदों के मान, यहां पे राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो आप उनके मान यहां पे देखेंगे। पूरा 30 डिग्री तक हम बताएंगे। पहला पद जो राशि का होता है वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। दूसरा 3:20 से 6:40, तीसरा 6:40 से 10 डिग्री के बीच में, चौथा 10 से 13:20 के बीच में, पांचवा पद आता है 13:20 से 16:40 डिग्री के बीच में, छठा 16:40 से 20, सातवां 20 से 23:20, आठवां 23:20 से 26:40 और नवां पद आता है 26:40 से 30 डिग्री के बीच में। अर्थात जिस भी जातक का जब जन्म होता है, तो जिस भी राशि में हुआ है, वो वहां पे उस राशि का अंशात्मक मान दिया रहता है। तो लग्न कुंडली का आप निकाल सकते हैं कि वही लग्न राशि इसकी कितने अंश पे हुई है, तो किस पद में आएगा, उस पद के हिसाब से उसका नक्षत्र आप निकाल सकते हैं। उसी जातक का चंद्रमा कहाँ पे है, उससे देख लीजिए कि चंद्रमा कितने डिग्री पे है, किस राशि में है, तो उस राशि के उतने डिग्री पे जाके यहाँ से पद सेलेक्ट करिए और फिर टेबल में जाके देख लीजिए कि वो पद किस नक्षत्र में आ। ये अभी हम करके आपको बताते हैं। फिलहाल राशि के अंदर जो 9 पद हैं उनका डिटेल हमने यहाँ पे दिया है। अब एक उदाहरण में हम इसको समझाएंगे। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न राशि कन्या का अंशात्मक मान 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड है। अब आप देख लीजिए, उस जातक की ये कुंडली है, लग्न कुंडली, और इसी के चंद्रमा को उठा के प्रथम हाउस में लगा दे तो चंद्र कुंडली बन जाती है। तो लग्न कुंडली में छठी राशि लगी है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लग्न राशि कन्या, क्योंकि छठवां मान किसका? कन्या का। तो कन्या राशि का मान अब इसका देखिए, तो नीचे यहाँ पे दिया है, लग्न 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड। लग्न ये 17 डिग्री, और ये सारा डिटेल आप या तो पंचांग से बनाएंगे या ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो बना के देते हैं। तो आपने देखा इस जातक का लग्न क्या है? 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड। इसके मतलब जब इस जातक का जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में कन्या राशि 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड तक आकाश में आ चुकी थी, दिखने लगी थी। 18वां अंश अभी उस क्षितिज के नीचे है। 18वें का कुछ हिस्सा नजर आ रहा, पूरा नहीं, और 19वां तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। तो 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड क्षितिज के ऊपर आ चुका है। इसी को हम लग्न कहते हैं, कन्या का। तो जब भी हम बोलेंगे कि उदाहरण के लिए किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न राशि कन्या का अंशात्मक मान 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकंड है, तो लग्न राशि कन्या हुई, जो कि आपके फिजिक अर्थात आपके शरीर या काया का प्रतिनिधित्व करती है। यही लोगों को दिखता है, तथा यह अंशात्मक मान कन्या के छठे पद में आ रहा है।
अतः राशि तालिका से इस जातक का जन्म हस्त नक्षत्र के तृतीय पद में हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो पहली बात, आपने जैसे ही आपने इस कुंडली को देखा तो आपने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई लग्न इसका जन्म प्रथम हाउस में लगी है, 6 नंबर लगा है, तो कन्या राशि में, कन्या इसकी लग्न राशि है, इसमें जन्म। डिग्री देखा आपने, डिग्री देख के बताया कि अंशात्मक मान कन्या का 17 56 17 है, मतलब 17 डिग्री 56 मिनट 17 सेकेंड ये उदित हो चुकी है। बाकी बचा हिस्सा अभी उदित होना बाकी है, लगभग आधी उदित हो चुकी है कन्या राशि। फिर इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये लग्न राशि है, और लग्न क्या होता है, पहला हाउस उस व्यक्ति का शरीर, उसकी काया, जो कि इंसानों को दिखती है, समाज को दिखती है, क्योंकि पहला हाउस जो है उसका शरीर होता है, उसी का ये राशि प्रतिनिधित्व करेगी। इस जातक का शरीर को कौन कंट्रोल करेगा, कन्या राशि, और यही लोगों को दिखेगा। ये इसलिए बताना जरूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जैसा दिखते हैं वैसा अंदर से होते नहीं है, ये बाद में पता चलता है। इसीलिए जो सामने दिख रहा है उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी इंसान को पहचानने का तरीका यह नहीं होता है कि आपने देखा और पहचान लिया। जो दिख रहा है वो तो उसकी लग्न राशि है, और जो नहीं दिख रहा है वो उसकी चंद्र राशि है, और चंद्र राशि ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसका मन है। तो दिखना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मित्रवत आपके साथ पेश आते हैं, और अंदर से ही वो आपका ना मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब होता है, और मौका मिलते ही आपका काम तमाम कर देते हैं। तो जो दिखा वो सच नहीं था, सच कुछ और था। इसीलिए ज्योतिष में वो लोग पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। कुछ लोग डरते भी हैं अपनी कुंडली दिखाने में, क्यों? क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य क्या है ना, उसका लग्न भी जान जाएगा, उसका चंद्र भी जान जाएगा, उसके उसकी उसका शरीर कैसा है वो तो हम देख ही रहे हैं, पर उसके मन में क्या चल रहा है ये भी हम जान जाएंगे बिना उसके बताए। अब इस पहले पैरा में अगला इंपॉर्टेंट और चीज क्या है, यह अंशात्मक मान कन्या के छठे पद में आ रहा है, ये कैसे निर्धारित हुआ? आप ये डिग्री देखिए, 17 56 17, और ये ऊपर की टेबल हमने बताई है, 17 डिग्री कहाँ आ रही है, ये देखिए छठे पद में आ रही है। 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में छठा पद आता है। अब ये छठा पद, अब आपको टेबल में जाना पड़ेगा। कौन सी टेबल? ये राशियों वाली जो टेबल है। अब कन्या राशि है तो कन्या में आ जाएं। कन्या राशि के छठा पद देखिए, काउंटिंग करिए, 1 2 3। 2 नंबर को हम पहला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो पहला था वो तो सिंह राशि में उपयोग हो गया ना, नक्षत्र का उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम पद तो सिंह राशि में उपयोग हो गया, इसलिए द्वितीय से काउंटिंग करेंगे। तो 6 तक गिनना मुझे, 1 2 3 4 5 6। हस्त में जो तृतीय पद आया वो छठा पद है कन्या का। कन्या के अंदर 9 पद हैं नक्षत्रों के, उन 9 पदों में जो छठवां है वो 17 डिग्री पे आ रहा, 17 डिग्री और कुछ जो मिनट बताए। तो हस्त का तृतीय पद, अभी हमें पता चल गया कि भाई अभी तक तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि ये जातक का जो फिजिक नजर आएगा वो कन्या से नजर आएगा, और भी माइक्रोस्कोपिक देखने पे पता चला कि ये तो हस्त का तृतीय पद कंट्रोल करेगा इसे। तो अब आपने जान लिया हस्त का तृतीय पद। चलिए वापस आप आइए, तो यही हमने लिखा है कि अंशात्मक मान कन्या के छठे पद में आ रहा है, अतः राशि तालिका से इस जातक का जन्म हस्त नक्षत्र के तृतीय पद में हुआ, यह हमने जान लिया। अब उसको हम चलिए उसका, क्योंकि आप कुंडली बनाना सीख रहे हैं, कैसे हम जाने कि उसका क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, कैसा करेगा। तो अब आगे क्या है, ये जो तृतीय पद है, हस्त का तृतीय पद, इसके लॉर्ड कौन है? चंद्रबुद्ध। 16 40 से 20 तक इनका अधिकार क्षेत्र है हस्त में। तो चंद्र बुद्ध हमने ये कैसे निकाल दिया, ये भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये जो हस्त नक्षत्र है, इसको नक्षत्र तालिका में जाएं और देखें, ये 13वां नक्षत्र है, इसका नाम हस्त है, डेल्टा कोर भी इंग्लिश में कहते हैं। इसके स्वामी सूर्य हैं, हाथ का पंजा इसका चिन्ह, और इसको स्वामी ग्रह या दशा वर्ष में इसका स्वामी चंद्रमा है। हस्त का दशा वर्ष का स्वामी चंद्रमा है, ठीक। इसीलिए हमने यहां लिखा चंद्र। अब बुध क्यों लिखा?
क्योंकि अब हमें इस नक्षत्र के अंदर जाके ये देखना होगा कि नवमांश में कौन ग्रह आता है। तो नवमांश टेबल ये लगी है। कन्या राशि में जाएं, कन्या राशि के 17 डिग्री पे जाएं तो ये आ रहा है, ये लाइन 16:40 से 20 के बीच में। ये कन्या राशि में 3 लिखा है। 3 क्या? मिथुन राशि। मिथुन राशि का लॉर्ड कौन? बुध। इसीलिए हमने लिखा चंद्र और बुध। क्यों? क्योंकि नक्षत्र की टेबल में जो दशावर्ष का स्वामी है हस्त का, वो तो चंद्रमा है, पर नवमांश टेबल में उस अंशात्मक मान का जो मालिक है वो मिथुन का लॉर्ड बुध है। इसीलिए हमने लिखा चंद्र बुध। अब एकदम माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। इसका जो शारीरिक जो शरीर नजर आ रहा है, जो समाज इसके कार्यों को देख रहा है, वो चंद्र बुध निर्धारित होंगे। तो फलन देख लीजिए। इस नक्षत्र का तीसरा पद कन्या राशि के षष्ठ नवमांश 16:40 से 20 डिग्री के बीच बुध द्वारा शासित मिथुन नवमांश में आता है। यह व्यापारी और व्यवसायी का पद है, ध्यान रखिए, क्योंकि बुध कंट्रोल कर रहा है ना, तो आपको व्यवसायी और व्यापारी बनाएगा। यहां करियर पर जोर दिया जाता है। ऐसा जातक अपने करियर पे बहुत फोकस करेगा। यह हस्त के पदों में सबसे अधिक निपुण और चतुर है। आप समझ लीजिए, यह हस्त के पदों में सबसे ज्यादा निपुण और चतुर है। क्यों? बुद्ध बुद्ध जो है बहुत बुद्धिमान बनाता है। और चंद्रमा क्या है? मन का ही तो मालिक है, सोच का मालिक है। आपको बहुत डायमेंशन देगा सोचने का, और सार्प बुद्धि बुद्धि बुद्ध बुद्ध भगवान दे देंगे। इस कारण से क्या होगा? आप नई नई चीजें खोज लेंगे। आप बहुत निपुण और चतुर हैं। यहाँ अच्छी तरह से स्थित बुध असाधारण वाणी और बुद्धिमत्ता देता है। बुध और कौन चीजों का लॉर्ड है? ये स्किन का है, ये वाणी का है, बुद्धिमत्ता का है, कम्युनिकेशन का, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का है। और इस तरह से आप जो है बहुत ही इन सारी फील्डों में निपुण होंगे। इनसे रिलेटेड सारे कार्य आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो अभी तक जो हमने बताया, आप लोग प्रोडिक्शन के टाइम में ये सीक्वेंस देखिएगा कि जब भी कुंडली बन के तैयार हो तो लग्न देखिए, लग्न में कौन राशि है, उसका अंशात्मक मान क्या है। फिर तीसरे में देखेंगे कि अंशात्मक मान के हिसाब से पद आप निर्धारित करें। अभी हमने पदों का दिखलाया था, 9 पद का अंशात्मक मान। वहां से जब आपको पद मिल जाए तो राशि तालिका में जाके देखें कि वो पद किस नक्षत्र में आ रहा है। फिर जब आपको नक्षत्र पद पता चल जाए तो उस नक्षत्र पद, नक्षत्र और नक्षत्र पद से उनके लार्ड और नवांश लार्ड को पता कर लें। ये नक्षत्र टेबल से पता चलेगा और नवांश टेबल से पता चलेगा। और उसके बाद आपको गुण पता चल जाएंगे, क्योंकि आपको दोनों लॉर्ड पता चल गए ना, कि आपका नक्षत्र लॉर्ड क्या है और आपका नवांश लॉर्ड क्या है। और क्योंकि ये लग्न का हम बता रहे हैं, इसलिए वो सारा आपके शरीर, आपके कर्मों में नजर आएगा और वो पूरी दुनिया को नजर आएगा। क्योंकि ये फिजिकल बॉडी की बात करता है, फिजिक की बात करता है, जो कि नजर आती है। चलिए, तो आज हमने आपको लग्न कुंडली कैसे बताते हैं, स्पेशली लग्न हाउस को कैसे बताते हैं, ये सिखाया। अब इन्हीं सब की हेल्प से ये भी हम बताएंगे कि चंद्र कुंडली। लेकिन सिर्फ लग्न कुंडली में ये बताने से काम नहीं चल जाता है कि भाई उसके लॉर्ड अगर चंद्रमा और बुध निकल के आए तो बस इतना ही काम करेगा। मोटा मोटी हस्त पूरा उस पर असर डालेगा, पूरा कन्या राशि उस पर असर डालेगी, पूरा हस्त डालेगा। आपने माइक्रोस्कोपिक रूप में ये तो बता दिया कि ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन हस्त में तो पूरे 4 पद आते हैं, तो उन चारों का भी तो असर आएगा, क्योंकि राशि तो पूरी लगी हुई है। तो अब हस्त के बारे में जो कैरेक्टर है वो भी आप समझ लीजिए कि हस्त का मुख्य अनुवाद हाथ है, इसका वैकल्पिक अनुवाद हंसी है। संस्कृत में मूल शब्द हस्त, हस्त मतलब हंस, और हंस का अर्थ होता है हंसना। प्राचीन ऋषियों के अनुसार ये जातक व्यंग्य व हंसी मजाक में सबसे अधिक जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिनका लॉर्ड लग्नेश या चंद्र कुंडली के हिसाब से, जिनका चाहे लग्न राशि का लॉर्ड या चंद्र कुंडली का लॉर्ड बुध हो जाता है, ऐसे जातक बहुत ही हंसी मजाक और व्यंग वाले होते हैं। वो हास्य के क्षेत्र में बहुत अद्वितीय प्रतिभा रखते हैं। इसीलिए हस्त का, संस्कृत में जो हस्त का अर्थ है वो है हंसना।
अब बुध का ये कैरेक्टर होता है, वो हंसी मजाक वाले व्यक्तित्व के लोग होते हैं। अब आगे देखिए, हस्त नक्षत्र हस्त रेखा विज्ञान और ज्योतिष से निकटता से जुड़ा है, क्योंकि इसका सिंबल हाथ है ना। तो हाथ का मतलब, हाथ देखने में ये लोग ज्योतिष में बहुत निपुण हो सकते हैं, हस्त रेखा शास्त्री बन सकते हैं, ये ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। ये हस्त का संबंध केवल हाथों से की जाने वाली सभी गतिविधियों से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का भी जुड़ाव है, अभी हमने बताया। तो ये सिर्फ ज्योतिष से ही नहीं, हाथ से बनाने वाली सारी चीजों से आप लिंक हो सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, तो हाथ से करने वाले ज्यादातर काम। आगे भी देखिए, हस्त एक ऐसा नक्षत्र है जो एकता और सामंजस्य पूर्ण कार्य के माध्यम से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है। क्यों है? क्योंकि हस्त का मतलब हाथ, और हाथ खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। जब बंद है तो मुट्ठी बन जाती है, जो एकता का प्रतीक है, बहुत ताकतवर आप बन जाते हैं। और जब खुला है तो अलग अलग हो जाते हैं। तो आपका विचार अब लोगों से अलग अलग जरूर है, पर मूल में आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि आप उनसे अपने विकास के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जुड़ेंगे। जुड़ेंगे क्योंकि हथेली जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद आप सेपरेटेड हैं, उसके बाद आप सेपरेटेड हैं, ऐसा होगा। तो हस्त इस चीज को भी बताता है कि आप कोऑपरेट करेंगे, बट विदाउट ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि हथेली नीचे से तो जुड़ी है, उंगलियां ऊपर से खुलने पे अलग हो जाती हैं। तो हस्त एक ऐसा नक्षत्र है जो एकता और सामंजस्यपूर्ण कार्य के माध्यम से इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु है। हालांकि इस सहयोग का मित्रता से बहुत कम लेना देना है, क्योंकि सभी हस्त संबंधों में विश्वास का स्पष्ट अभाव होता है। दैट इज कोऑपरेशन विदाउट ट्रस्ट। क्योंकि ये हस्त का मतलब है हाथ। हाथ बंद भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है। तो ये दोनों कैरेक्टर शो करेगा। बंद का कैरेक्टर मतलब ये लोगों को जोड़ के कोऑपरेशन के जरिए विकास तो करेगा, पर अंदर से बहुत ज्यादा मित्रवत नहीं होगा। मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, पर कोऑपरेट करेगा। जैसे आजकल हम लोग हाथ मिलाते हैं, तो ये एक कोऑपरेशन है। बट हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं है कि हम बस अब आपके अधीन हो गए, बस सिर्फ आपकी बात करेंगे और किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं, हम औरों से भी मिलाएंगे। हस्त का तीसरा और कम इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक कुम्हार का चाक है। कुम्हार के चाक का स्पष्ट संबंध मिट्टी मिट्टी के बर्तन बनाने और सामान्य रूप से सभी प्रकार के हस्तशिल्प से संबंधित है। आप गूढ़ स्तर पर कुम्हार का चाक समय बीतने का प्रतीक है। चाक घूमता है उसी तरह से जैसे समय का पहिया घूमता है। हस्त अक्सर समय के उचित उपयोग को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हस्त मतलब हस्त के जातक, जिनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, ऐसे जातक समय के उचित उपयोग को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। इस मामले में वह अतिशयोक्ति करने और जीवन को घड़ी में बदलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मतलब ऐसे लोग समय के इतने ज्यादा पाबंद होते होते हैं कि कभी कभी उनको देख के लगता है, अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ये बहुत ही अतिशयोक्ति है। मतलब जिंदगी का मजा ही नहीं ले रहे, ये तो इनका दिमाग हमेशा घड़ी पे लगा रहता है। जब देखो तो घड़ी देख रहे हैं, हर काम एकदम राइट टाइम पे। अरे वी आर पीपुल्स, हम लोग इंसान हैं, घड़ी थोड़ी है, मशीन थोड़ी है। तो थोड़ा सा इनमें ये एक कमी होती है, समय के बहुत पाबंद होते हैं और चाहते हैं कि हर कार्य समय से हो, और जो भी कार्य वो करे वो उस समय का मतलब उपयोग कर सके अच्छे से, वेस्ट ना जाए। तो वह समय का ध्यान रखने, समय की पाबंदी, दोहराव और ऐसे ही अन्य रोबोटिक गुणों से ग्रस्त होता है। तो वो एक मशीन बन जाते हैं, रोबोट बन जाते हैं। इसीलिए ग्रस्त वर्ड उपयोग में लाया है, क्योंकि अगर ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा आया तो फिर ऐसे लोगों से लोग मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग आराम तलब होते हैं और लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। तो जो आमतौर पर राशि कन्या से जुड़े होते हैं उनके ये कैरेक्टर होते हैं। और ये अगर लग्न राशि में लगी है तो वो आपको मतलब समाज को नजर आएगा आपके ये कैरेक्टर। अब भाई, जिस जातक की हम बात कर रहे हैं उसकी चंद्र राशि क्या है, ये भी तो देखना जरूरी है। क्योंकि दो राशियां होती हैं, लग्न राशि, चंद्र राशि। लग्न राशि हमने बता दिया, जो लोगों को नजर आएगा।
चंद्र राशि दिखती नहीं है, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर है और वो उसको छिपा के रखता है, किसी को बताता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताने वाली होती नहीं है। तो चंद्र राशि एक ज्योतिषाचार्य से बच नहीं सकता, वो सब देख लेता है कि अंदर क्या है, बाहर तो नजर आ ही रहा है। तो इस कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में 15 32 36 पर है। ध्यान रखिए, 15 डिग्री 32 मिनट पे है चंद्रमा, सिंह राशि में है। तो जब तक कि चंद्र राशि सिंह हो गई, जिसके पांचवें पद पूर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण शुक्र सूर्य में जन्म हुआ है। अब ये सब डिटेल कैसे आया, अभी हम बता चुके हैं आपको कि सारा कुछ कुंडली से आप अंशों पे जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पता चल गया। सबसे पहले याद कर लीजिए, सिंह राशि में चंद्रमा बैठा है 15 32 पे। तो आप यहाँ आए, आपने देखा चंद्र कुंडली, ये सिंह राशि है, पांचवी राशि, इसमें चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा का अंशात्मक मान यहाँ दिया 15 32। अब आप गए 15 32 को यहाँ देखें कि किस पद में आ रहा है, 13 20 से 16 40, पांचवा पद। जो राशि के अंदर 9 पद होते हैं उसमें पांचवें पद में यह 15 32 आएगा। अब तुरंत आप राशि में जाएं, राशि टेबल में देखें, सिंह राशि में पांचवा पद, 1 2 3 4 5, पांचवा पद आया पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम पद। इसके मतलब ये जातक का माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखा जाए तो सिंह राशि तो बहुत बड़ा मान हो गया, 30 डिग्री। उसके अंदर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, और उसके भी अंदर पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण। अब 3 20 पे आप आ गए, 3 डिग्री 20 मिनट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस लेवल पे अगर आप किसी का प्रोडिक्शन करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सटीक बताने जा रहे हैं आप। तब पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण इसमें आपको मिल गया। अब इससे दो चीजें आपको देखनी है, नक्षत्र टेबल में जाके पूर्वा फाल्गुनी का लॉर्ड देखें, और नवांश टेबल में जाके सिंह राशि के 15 32 पे देखें। तो चलिए चलते हैं, ये है नक्षत्रों की तालिका। पूर्वा फाल्गुनी देखिए तो 11वें नंबर पे पूर्वा फाल्गुनी, इसका लॉर्ड शुक्र है। तो भैया पता चल गया, पहला ग्रह शुक्र कंट्रोल करेगा दिमाग को। अब चलते हैं नवांश टेबल में, तो नवांश तालिका में सिंह राशि में 15 32 पे आना है, 5 नंबर लिखा, तो वो भी वर्गोत्तम है। तो 5 नंबर मतलब सूर्य, तो शुक्र सूर्य की युति हो गई। तो अब चंद्र राशि का मुझे पता चल गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि भाई ये तो शुक्र सूर्य का आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है। इसीलिए ये डिटेल कैसे निकाला हमने अभी आपको बता दिया। अब चलिए हम इस जातक का चंद्र राशि के आधार पे इसकी मानसिकता बताते हैं, जो कि लोगों को दिखेगी। तो इसी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में 15 32 36 पर है, तो जातक की चंद्र राशि सिंह हुई, जिसके पांचवें पद पूर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण शुक्र सूर्य में जन्म हुआ है। चंद्र राशि व्यक्ति के मस्तिष्क व मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोगों को दिखता नहीं है। अब यही जातक शरीर से कुछ और व मन से कुछ और ही अलग नजर आएगा। अब आप देख लेंगे कैसे नजर आएगा, जो ऊपर आपने पढ़ा और अब अगला पढ़ने जा रहे हैं आप, और आप अंतर खुद ही से निकाल लेंगे। शुक्र सूर्य क्या करेगा, ये माइक्रोस्कोपिक 3 20 का हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सूर्य द्वारा शासित, क्योंकि सूर्य इसका लॉर्ड है, सूर्य एनर्जी का प्रतीक है। और एनर्जी जब किसी की बहुत ज्यादा हाई होती है तो वो बाकी के लोगों को कुछ समझता नहीं है, इसीलिए सूर्य द्वारा शासित यहाँ जोर है सिर्फ मैं और मैं पर। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने को ही आगे रखता है, वो किसी दूसरे की सुनता नहीं है। ये आप ईगो कह सकते हैं। विकसित, जिन्हें हम प्रौढ़ आत्माएं कहेंगे, अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग आसपास के लोगों के दिमाग को रोशन करने के लिए कर सकती हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, जब 33 या 35 साल के बाद उनकी उम्र आती है, जो उस उम्र में अहम की जगह अब लोगों का वो हेल्प करने लगते हैं, समाज का विकास करने लगते हैं, समाज को रोशन करने लगते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ताकत दी है, सूर्य उनके अंदर है। यहाँ तो एक ये क्रिएटिव काम वो कर रहे हैं।
लेकिन ये जो मैं वाला समस्या है, वो शुरू के जन्म से लेके 33 या 32 साल तक रहती है। क्यों? यंग टाइम में सूर्य बहुत यंग है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको, तभी दुर्गुण नजर आते हैं मैं और मैं। इसीलिए आगे लिखा है, जबकि युवा आत्माओं के लिए इस पद में ग्रह केवल अहंकार को बढ़ाता है, और अहंकार से जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होता है, ना आप समाज को दे सकते हैं, ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अहंकार हमेशा आपके लिए हानिकारक है। तो समझ लीजिए, जिन लोगों के ऐसे नजर आए उन लोगों को आप एडवाइस करिए कि भैया अहंकार छोड़ देना। तुम्हारे कोर में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम शुक्र और सूर्य तुम्हारे लॉर्ड हैं, और ये आज क्योंकि चंद्र कुंडली है ना, ये उनके दिमाग के अंदर है, उनकी सोच के अंदर है, दिख नहीं रहा है, पर वो ऐसे हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि वो ऐसे हैं। अब थोड़ा और डिटेल चलते हैं, क्योंकि हम अभी तो 3:20 का हमने बताया था कैरेक्टर शुक्र सूर्य का, 3 डिग्री 20 मिनट। अभी भाई ये पूर्व फाल्गुनी का प्रथम चरण है, पर पूर्व फाल्गुनी का पूरा भी तो कैरेक्टर थोड़ा बहुत नजर आएगा इसमें, बड़े रूप में देखा जाए। फिर और बड़े रूप में देखा जाए, सिंह सिंह के कैरेक्टर आएंगे, सिंह जैसा डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा। तो ये तो समझ लीजिए कि मैं अहम तो बहुत ज्यादा होगा, ये इसके कोर में है। अब पूर्वा फाल्गुनी के कैरेक्टर देख लीजिए, जो इसमें जरूर होंगे इस जातक में। पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ है पूर्व, लाल रंग वाला, पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, लाल रंग वाला। इसका एक दूसरा नाम भी है पूर्वा फाल्गुनी का, छोटा अंजीर का पेड़। देखिए ये फ्रूटफुल होता है, फल देता है, पौष्टिक होता है। तो इसके मतलब ये जातक बहुत ही समाज के लिए फ्रूटफुल है, बस ये अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा दे, और ज्यादातर प्रौढ़ावस्था में होता है। तो ये अंजीर के पेड़ की तरह आपको फल देगा, ये जातक समाज को फल देगा। इसका मुख्य प्रतीक सोफा या दीवान के अगले पैर हैं। जब आप आसमान में देखते हैं तो ये नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी, ये चारपाई के, वैसे चारपाई नहीं बोलेंगे, पूर्वा का मतलब पूरी तरह से चारपाई नहीं, बल्कि ये कहते हैं सोफा, क्वायर। तो ये सोफा के अगले दो पैर हैं, तो प्रतीक सोफे या दीवान के अगले दो पैर हैं। ऊपर दिए गए प्रतीकों से यह स्पष्ट है कि इस नक्षत्र के लिए आराम ही मुख्य शब्द है, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी का चिन्ह एक तो पूर्व दिशा हो गया, दूसरा लाल रंग वाला, तीसरा छोटा अंजीर का पेड़, चौथा जो हम लोग हिंदू वैदिक ज्योतिष में पढ़ते हैं वो है चारपाई के अगले दो पैर, चाहे उसे सोफा बोले दीवान बोले, अगले दो पैर। तो इन प्रतीकों से स्पष्ट होता है कि इस नक्षत्र के लिए आराम ही मुख्य शब्द है। 27 नक्षत्रों के चक्र में आत्मा पिछले नक्षत्र में सिंहासन प्राप्त करने के बाद आराम और आनंद की तलाश करती है। अब ये थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए ऐसा होता है, ज्योतिष में 27 नक्षत्र है, सबको पता है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। हम शुरुआत का नक्षत्र अश्विनी जब लेते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ शुरुआत होती है एक जिंदगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। फिर वो छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, टीनेजर होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ावस्था आती है, बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस पूरे लाइफ टाइम को, 80 81 साल को 27 भागों में बांटेंगे 27 नक्षत्रों के लिए, तो 3 3 वर्ष के आएंगे एक एक नक्षत्र। ये 11वें नंबर का नक्षत्र है, तो 11 33। तो 33वें साल के बाद इसकी एनर्जी लेवल इस लायक होगी कि ये जो है क्रिएटिव करेगा। उसके पहले इसको ऐसा लगेगा जरूर कि ये बहुत काम कर रहा, पर उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी अनकंट्रोलेबल। शुरू के 33 साल में कार्य तो ये बहुत करेगा, मतलब अविश्वसनीय रूप से कार्य करेगा, इतनी ऊर्जा है इसमें, लेकिन उसका फल न समाज को मिलेगा न इस जातक को मिलेगा, लेकिन 33 के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब एनर्जी थोड़ा कंट्रोल हो रही है। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि जन्म से लेके अब जब ये 11वें नक्षत्र में आए, तो ये चारपाई का संकेत बता रहा है कि अब इसने सिंहासन प्राप्त कर लिया, सारा युद्ध लड़ लिया, अब इसको नौकरी मिल गई है, सारी लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि ये थक गया है
अब ये आराम की तलाश में है, इसीलिए इसका चिन्ह चारपाई है। और आराम में भी अभी शुरुआत की है, क्योंकि अगले 2 पैर हैं। अब ये जातक आराम और आनंद की तलाश में अपने प्रथम चरण में है। तो पूर्व फाल्गुनी इस शुरुआती अवधि से संबंधित है, जब हमें कोई गतिविधि ना करने का मन करता है और हम पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने पर केंद्रित होते हैं, क्योंकि हम थक गए हैं, बहुत कार्य किया है, अपने को सुरक्षित कर लिया है, सिंहासन मिल चुका है। अब हम फिर से अपनी एनर्जी को नवीनीकृत करना चाहते हैं। इस प्रकार पूर्वा फाल्गुनी नवीनीकरण की शक्तियों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, जो अंततः इसे सृजन की प्रक्रिया से जोड़ता है। क्योंकि जब आप रेस्ट करते हो ना, जब आप सोते हो, तो बॉडी सेल्स रीजनरेट होती हैं। जो सेल की डेथ हो गई है काम करने से, बॉडी उस समय उसको रिपेयर कर रही है। उसी तरह से ये नक्षत्र अब आपको नवीनीकरण के लिए, सृजन के लिए फिर से तैयार कर, तो सृजन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं ये लोग। ये सृजनात्मक कार्य करते हैं। यह विश्राम की अवधि ही है जो रचनात्मक और सक्रिय विधियों के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। याद रखिए, जब व्यक्ति विश्राम कर रहा होता, तो ये मत सोचिए कि वो विश्राम कर रहा है। अरे वो अपनी अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वॉर इज वॉर, बट पीस इज प्रिपरेशन ऑफ वॉर। ये याद रखिए कि विश्राम हमेशा अगली तैयारी होता है। जैसे आम की बौर मार्च के महीने में नजर आती हैं, पर उसका बीज, उसकी शुरुआत दिसंबर में हो जाती है। अगर अच्छा जाड़ा पड़ेगा तभी अच्छे बौर आएंगे, अच्छे फल आएंगे। तो याद रखिए, जब वो सुसुप्तावस्था में है तो तैयारी कर रहा है अगले सृजन की। तो यह विश्राम की अवधि ही है जो रचनात्मक सक्रिय अवधियों के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। बहुत से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पाया है कि किसी समस्या का समाधान आमतौर पर उनके पास तब नहीं होता जब वे वास्तव में समस्या पर काम कर रहे होते हैं, बल्कि उस समय आता है जब वे अपना ध्यान उससे हटा चुके होते हैं और पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केकुले का नाम सभी ने सुना होगा, जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है। बेंजीन की संरचना की खोज उन्होंने ही की थी। और जब वो संरचना की खोज कर रहे थे तो बार बार C6H6 का स्ट्रक्चर बना रहे थे, उनके सारे डायग्राम फेल हो रहे थे। और उन्होंने खुद अपना बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो एक दिन सो रहे थे तो सपने में उनको वो नजर आया डायग्राम। अब देखिए, जो आदमी जो काम करता है और 24 घंटे लगा रहता है, तो सपना भी उसी चीज का आता है। और उन्होंने उस डायग्राम को सपने में देखा था कि ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और बस अगली सुबह उठते ही उन्होंने उस डायग्राम पे वर्क किया और उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ उन्होंने एवरेज निकाली, वो प्रैक्टिकली एकदम सही साबित हुई। और आज तक हम उसी डायग्राम को पढ़ते हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम केकुले का क्या था उनकी चंद्र राशि, पर आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पूर्वा फाल्गुनी ही रही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग सोते में जो देखते हैं वो सच होता है। इसलिए सोने में देखना, ये इस पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और वो जो जिंदगी में करके नहीं पाते हैं, वो सो के पा जाते हैं। सोते वक्त जो सपने आते हैं, या उस टाइम में, रेस्ट टाइम में, जग रहे हैं, बैठे हुए हैं और विचार आ रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, वो एकांतवास ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें जाके वो सोचते हैं और सोचने से उनको बहुत अच्छे विचार आते हैं और उससे उनको सफलता भी बहुत मिलती है, बल्कि काम करने से सफल नहीं होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। ये जातक भी आराम की स्थिति में ज्यादा अच्छा विचार कर लेते हैं। ठीक। तो आप ये समझ लीजिए, आज के बाद से जो लोग पूर्वा फाल्गुनी के हैं और रेस्ट करते हैं, तो उनको परेशान मत करिए, वो कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी उस टाइम में, उनको उनका नक्षत्र साथ देता है और वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हालांकि इसमें हम आपको एक चीज बताएंगे कि पूर्वा फाल्गुनी ऊर्जा को बढ़ाने से बचना चाहिए, पर पूर्वा फाल्गुनी के जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर अधिक विलासिता, आलस्य और भोग विलासिता आ जाती है। उसका कारण ये ना, शुक्र इसका लॉर्ड है, और शुक्र जो है भोग और विलासिता का प्रतीक है। वो इसका लॉर्ड है भाई। वो आपको धन, सुख, समृद्धि, भोग और विलासिता सब इतना दे देगा कि आप आलस्य के कारण कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इसको पूरी तरह से हावी मत होने दीजिए। हाँ, अपनी सोच को परिष्कृत रखिए। चलिए, मेरा मेन जो टॉपिक था वो ये कि भाई हम आपको एनालिसिस करना सिखाएं कि कैसे आप राशि की जो गुण तालिका है उसका उपयोग कैसे करते हैं। भाई हम पढ़ा देते हैं, ये पद लिखे हैं, इसके पद के अक्षर ये हैं, पर उसका उपयोग कैसे करेंगे, इसलिए आज मैंने मेनली इस टॉपिक पे वीडियो बनाया। पर अभी भी मेरा मेन उद्देश्य क्या था, आज 7वीं 8वीं 9वीं तुला वृश्चिक और धनु के कैरेक्टर बताना, वो आप जरूर देख लीजिए। ये तीसरे वीडियो में यही था। तो तुला का हम सबसे पहले बताते हैं। तुला हिंदी नाम है, लिब्रा इंग्लिश में कहते हैं, सिंबल बेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, वो बेल नहीं है, तो एक्चुअली में तुला का तुला है, जिससे हम तौलने का काम करते हैं। एक व्यक्ति ने उसको उठा रखा है। तो तुला के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा का तीसरे पद से शुरुआत होती है, क्योंकि चित्रा के प्रथम दो पद 1 और 2 उससे पहले वाली राशि कन्या में उपयोग हो चुके हैं। इसलिए चित्रा के तृतीय तृतीय चतुर्थ अर्थात 6 डिग्री 40 मिनट उपयोग में आता है। स्वाति के चारों, इसलिए 13 डिग्री 20 मिनट, और विशाखा के शुरू के 3 अर्थात विशाखा का 10 डिग्री उपयोग में आता है। अपने अंशों के मान के अनुसार आप अपना नाम निर्धारित कर सकते हैं। नाम का प्रथम अक्षर चित्रा के पद नंबर 3 4 का रा री, स्वाति का पद नंबर 1 2 3 4 का रू रे रो और ता, विशाखा के पद नंबर 1 2 3 का ती तू ते, ये अक्षर हैं। इन्हीं से आप अपना राशि नाम का प्रथम अक्षर डिसाइड करते हैं। तुला का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, और इसका जो चिन्ह है वो है तराजू लिए हुए पुरुष। ये बहुत ही नाप जोक के काम करने वाला व्यक्ति होगा, हर चीज को बैलेंस करने में बिलीव करेगा, बहुत ही ज्यादा कानूनी करेगा, कानून के क्षेत्र में ये बहुत सफल होंगे। इस तुला राशि का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, हल्का, मतलब श्याम कलर आप जानते ही हैं, सांवला कहते हैं इसे। इसका जो अंग है वो उसे हम शुद्ध हिंदी में बस्ती रीजन कहते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है, लोअर हाफ ऑफ द नाभि लिंग, नाभि से लिंग तक के बीच की जो दूरी होती है, बहुत ही छोटी दूरी होती है नाभि से लिंग के बीच की, उसमें भी नीचे का आधा हिस्सा इस तुला राशि के अंतर्गत आता है। यदि तुला राशि पीड़ित है, चाहे इसका लॉर्ड चाहे ये खुद राशि 6 8 12 हो, या इसमें कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह बैठे हो, तो उस अंग में नाभि से लिंग तक के रीजन में समस्याएं इस जातक को जरूर आएंगी। अगली राशि है वृश्चिक, 8वीं नंबर राशि वृश्चिक। इसका इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं, और इसका सिंबल एम लाइक, बट द एंड इज अपवर्ड डायरेक्टेड। क्योंकि स्कॉर्पियो जो होता है, बिच्छू, बिच्छू की जो डंक मारने वाला पोर्शन होता है वो हमेशा ऊपर उठा होता है। ठीक है, जब गुस्से में होता है डंक मारने, ऐसे लोग थोड़ा सा स्कॉर्पियो वाले वृश्चिक जात राशि वाले लोगों से लोग थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं, और डंक नेचर वाले ही लोग होते हैं। तो कभी ना कहीं भी आपको पीड़ित जरूर करेंगे, आपके साथ कुछ ऐसा कार्य जरूर करेंगे कि आप कहेंगे कि कहाँ फंस गए। तो चलिए, हम बदनाम नहीं कर रहे हैं इस राशि को, बहुत अच्छे कार्य भी है, लेकिन ये भी एक कैरेक्टर है भाई, उसका राशि भी बिच्छू है, तो फिर क्या करेंगे। चलिए, स्कॉर्पियो का अर्थात वृश्चिक के जो नक्षत्र है, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा है। विशाखा का लास्ट पद उपयोग में आता है। तो अनुराधा का 1 2 3 4 पद ना नी नू ने, इसका पूरा 13 20 उपयोग में आता है। बीच वाली सारे नक्षत्र हमेशा 13 20 पूरे चारों पद होते हैं हमेशा। ज्येष्ठा, इसके भी चारों पद उपयोग में आ रहे हैं, 1 2 3 4 13 20 डिग्री। तो पूरा 3 20 13 20 13 20 मिलकर 30 डिग्री की वृश्चिक राशि तैयार हुई। इसमें विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र हैं। अब ज्येष्ठा के जो 4 पद हैं उनका नामकरण किससे करें, नो या जी और यू से। उनका राशि नाम का प्रथम अक्षर इनसे निकलेगा। वृश्चिक का जो लॉर्ड है, जो इसके स्वामी ग्रह है, वो है मंगल भगवान। अब मंगल भगवान है, और इसका जो चिन्ह है वो है बिच्छू, और उसकी पूंछ हमेशा उठी हुई, डंक उठा हुआ। इसका जो शुभ रंग है वो है स्वर्ण, अर्थात वृश्चिक राशि वाले सोने की अंगूठी पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कपड़े भी सुनहरे कलर के पहने तो भी उनको बहुत शुभ। इसका जो रीजन है, जो अंग है, वो है गुप्ता, दोनों गुप्तंग आगे पीछे दोनों।
इसे हम जननेंद्रिय भी कहते हैं। स्त्री की जननेंद्रिय और पुरुष की जननेंद्रिय, साथ में गुप्तांग। ठीक। तो अगर ये राशि पीड़ित है, पीड़ित होने का तरीका आपको पता ही है, 6 8 12, लेकिन यहाँ पे 8वां छोड़ देंगे इस बार, क्योंकि 8वीं खुद राशि। भाई देवे, अगर ये नेचुरली अपने 8वें हाउस में ये राशि 8 नंबर लिख गई, पीड़ित नहीं करेगी। बस ध्यान दीजिएगा कि उसका लॉर्ड कहाँ बैठा, मंगल कहाँ जाके बैठा है। फिर ये आपकी आयु बढ़ा देगी, आपको रोग मुक्त कर देगी, आपके गुप्तांग जननेंद्रिय बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे वीक होने के बजाय। पर अगर ये कहीं गलत जगह बैठ गई, इसका लॉर्ड पीड़ित हो गया, 6 12 चला गया, या शत्रु ग्रह आके इस राशि में बैठ गया, तो आपको जिंदगी के किसी ना किसी मुकाम में जननेंद्रिय गुप्तांग पीड़ित करेगा, रोग होंगे, सेक्सुअल वीकनेस हो जाएगी आपको। 9वां, तो 9वीं राशि धनु है, इंग्लिश नेम है सजिटेरियस, चिन्ह है बाण, धनुष बाण। क्योंकि आप इसका चिन्ह जो देख रहे हैं यहाँ पे, घोड़ा, घोड़े का अगला हिस्सा मनुष्य का, और वो भी धनुष बाण लिए हुए, इसीलिए इसका चिन्ह जो ब्लू कलर का है, इंग्लिश चिन्ह, वो एरो है। धनु को बनाने वाले जो नक्षत्र हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल के चारों पद, पूर्वाषाढ़ा के चारों पद, उत्तराषाढ़ा का सिर्फ एक पद, इसलिए मूल का पूरा 13 डिग्री 20 मिनट उपयोग में आया है, पूर्वाषाढ़ा का पूरा 13 20, और उत्तराषाढ़ा का सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट, क्योंकि एक ही पद उपयोग में आया। अब मूल के चारों पद हैं उनके, ये यो भा भी, पूर्वाषाढ़ा के पू, भू, धा, फा और ढा, उत्तराषाढ़ा का भे। इन नाम के, इन अक्षरों से राशि नाम का शुरुआत करें। इसका धनु के जो ग्रह स्वामी हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं, और इसका चिन्ह है घोड़ा, घोड़े का अगला हिस्सा पूर्वार्ध जिसे कहते हैं मनुष्य, और वो भी धनुष बाण लिए हुए, धनुर्धारी पुरुष, पिछला हिस्सा। इसका जो रंग है वो स्वर्ण और पिंगल। स्वर्ण, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का रंग पीला रंग का नजर आता है, इनको सोने की वस्तुएं पीले रंग बहुत शुभ होंगे। पिंगल क्यों? क्योंकि अगला हिस्सा मनुष्य का है ना, वो थोड़ा बुरा भी हो सकता है, उसने वस्त्र लाल रंग के पहन रखे हैं, धनुष बाण ले रखा है, उसका भी कलर अलग होगा, इसलिए पिंगल बोल रहे हैं, भूरा पीला। पिंगल का मतलब होता है भूरा पीला। तो ये सारे रंग, भूरा पीला या स्वर्ण कलर, ये सब इनके लिए बहुत शुभ होंगे, उसको धारण करें, इनके भाग्य की वृद्धि। इसका जो अंग है वो जंघा है, जांघ। तो अगर ये राशि पीड़ित हुई, 6 8 12 में चली गई, 12 पे नहीं इस बार, क्यों? क्योंकि 9 12 का लॉर्ड एक ही है, बृहस्पति। तो 9वें हाउस में तो ये पीड़ित नहीं होगी, पर 12वें में हो जाएगी, इसलिए 6 8 12 में राशि जाएगी तो पीड़ित मानी जाएगी। साथ में अगर शत्रु ग्रह बैठ गया इस राशि में तो पीड़ित होगी, और उस स्थिति में जंघा की समस्याएं आएंगी, जांघ की हड्डी कमजोर हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पीड़ा का कारण बनेगा, क्योंकि सभी हड्डियों में सबसे बड़ी जंघा की हड्डी होती है, और उसके कमजोर होने से व्याधियां बहुत आ सकती। तो आज हमने आपको 7वां 8वां और 9वां राशियां बताया, साथ में कैसे हम लग्न और चंद्र राशि के जरिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।